तो आज 27 मार्च 2026 है और आज एक बहुत ही अजीब चीज हुई है जिसके बारे में हम इस गहन विश्लेषण में बात करने वाले हैं। हाँ, वो एक्साइज ड्यूटी वाली खबर है ना। बिल्कुल। अर्थशास्त्र का ना एक बहुत ही सीधा सा गणित होता है। जैसे अगर सरकार अचानक से रेफ्रिजरेटर या टीवी पर टैक्स कम कर दे तो क्या होता है? बाजार में उनके दाम तुरंत गिर जाते हैं। एकदम सही। एक सीधा कारण और प्रभाव वाला नियम है ये। टैक्स कम हुआ तो सामान सस्ता हुआ। हाँ। आम आदमी के जेब का बोझ कम हो जाता है। लेकिन आज जो हुआ है, मेरा मतलब है ये बुनियादी नियम अचानक से काम करना बंद कर चुका है। बिल्कुल। और यही आज की सबसे बड़ी पहेली है। तो हुआ ये है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क में कटौती की एक बहुत बड़ी घोषणा की है। और श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये कोई छोटी मोटी कटौती नहीं है जी, एक काफी बड़ा फैसला है ये। और उस चमकते हुए डिजिटल बोर्ड को देखे तो कीमतों में 1 पैसे का भी बदलाव नहीं आया है। एकदम सही। वो जो नंबर है ना डिजिटल बोर्ड पर, वो बिल्कुल वहीं का वहीं अटका हुआ है। ये तो कोई तुक ही नहीं बनाता। देखिए, अर्थशास्त्र की दुनिया में ऐसे पल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सतह पर जो दिख रहा है, कहानी उससे बहुत अलग है। तो पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। बिल्कुल। जब सरकार अपने राजस्व का इतना बड़ा हिस्सा छोड़ती है और फिर भी पंप पर कीमत नहीं गिरती, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो पैसा कहीं और जा रहा है। तो वो पैसा आम जनता के पास नहीं जा रहा? नहीं, हमारे पास जो विस्तृत रिपोर्ट्स और स्रोत हैं, वो बताते हैं कि यह फैसला सीधे तौर पर उपभोक्ता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लिया गया है। इसका उद्देश्य बहुत ही अलग है। तो इस गहन विश्लेषण का हमारा मुख्य मिशन इसी रहस्य से पर्दा उठाना है। हमारे सामने जो स्रोत मौजूद हैं, वो सच में एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी बयां कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस फैसले के पीछे का जो क्या है, मतलब ये फैसला क्यों लिया गया, इसे समझना पूरी अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को समझने के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, क्योंकि स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक्साइज ड्यूटी का ये फैसला उपभोक्ताओं के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उन्हें बचाने के लिए लिया गया है। बिल्कुल, एक बहुत बड़े और लगभग अदृश्य संकट से बचाने के लिए। बाजार की कई छिपी हुई शक्तियां हैं जो उस डिजिटल बोर्ड के नंबर को स्थिर रखे हुए हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। कीमतों में बदलाव क्यों नहीं हुआ, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पर्दे के पीछे इन तेल कंपनियों का हाल क्या है, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल। सही कहा। और यहाँ एक शब्द है जो स्रोत सामग्री में बार बार आता है। हाँ, अंडर रिकवरी। बिल्कुल, अंडर रिकवरी। इसे समझने के लिए चलिए एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मैं एक एनालॉजी देती हूँ। मान लीजिए एक बेकरी है। ठीक है, एक बेकरी। वो बेकरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बहुत ही प्रीमियम और महंगा आटा खरीद रही है, लेकिन उसे ब्रेड सस्ती बेचनी पड़ रही है। हाँ। क्योंकि शहर के लोगों को महंगाई से बचाना है, इसलिए वो बेकरी अपनी ब्रेड उसी पुरानी बहुत ही सस्ती कीमत पर बेचने को मजबूर है। मतलब एक तरफ लागत आसमान छू रही है और दूसरी तरफ कमाई बिल्कुल स्थिर है। एग्जैक्टली। और ऐसे में उस बेकरी का दिवालिया होना तो तय है ना? बिल्कुल। और आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं। अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की वर्तमान स्थिति को देखें, तो वे बिल्कुल इस बेकरी की तरह ही काम कर रही हैं। मतलब वो भी अपना माल महंगा खरीद रही हैं और सस्ता बेच रही हैं। जी, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें इस वक्त बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। इन वैश्विक कीमतों के आधार पर एक टोटल डिजायर्ड प्राइस तय होता है। डिजायर्ड प्राइस मतलब वो कीमत जो उन्हें असल में चाहिए। हाँ, ये वो कीमत है जिस पर कंपनियों को ईंधन बेचना चाहिए ताकि वे अपना कच्चा माल खरीदने का खर्च, रिफाइनिंग का खर्च और अपना एक सामान्य मुनाफा निकाल सकें। लेकिन असल में ऐसा हो नहीं रहा है, राइट? बिल्कुल नहीं हो रहा। डिपो पर उनका जो असल सेलिंग प्राइस है, वो इस डिजायर्ड प्राइस से कहीं कम है। समझ गए। और इन दोनों कीमतों के बीच का जो भारी अंतर है, तकनीकी भाषा में उसी को अंडर रिकवरी कहा जाता है। तो ये है अंडर रिकवरी। और श्रोताओं को ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे स्रोतों में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे सच में होश उड़ा देने वाले हैं। जी, आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। वर्तमान में पेट्रोल पर लगभग 26 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर तो 81 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर की अंडर रिकवरी हो रही है। 81 रुपए 90 पैसे? ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत जैसे विशाल देश में जहां हर दिन करोड़ों लीटर ईंधन का इस्तेमाल होता है, वहां हर लीटर पर करीब 82 रुपए का अंतर। ये घाटा तो कुछ ही हफ्तों में हजारों करोड़ का बैठ जाएगा।
और यही वो अदृश्य संकट है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो कंपनियां ऐसा कर क्यों रही हैं? मतलब वो अपनी कीमत क्यों नहीं बढ़ा देती? क्योंकि वो आम जनता और देश के छोटे उद्योगों को वैश्विक बाजार के इस भारी झटके से बचाना चाहती हैं। जरा सोचिए, हाँ, अगर डीजल की कीमत में अचानक 81 रुपए का उछाल आ जाए तो क्या होगा? बाप रे, माल ढुलाई का खर्च तो इतना बढ़ जाएगा कि सब्जियों से लेकर दवाओं तक हर चीज की कीमत रातों रात दोगुनी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन कोई भी व्यवसाय इस तरह के भारी अंतर के साथ अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। अगर ये स्थिति बनी रहती तो ये कंपनियां भारी कर्ज में डूब जाती और देश में ईंधन की सप्लाई चेन ही ठप पड़ जाती। एकदम सही। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर कंपनियां इतने गहरे संकट में हैं, हर लीटर पर इतना बड़ा नुकसान झेल रही हैं, तो वे अब तक टिक कैसे रही हैं? यही तो पेंच है। हाँ, मतलब उनकी बैलेंस शीट तो अब तक पूरी तरह लाल हो जानी चाहिए थी। और यहीं पर कहानी में सरकार के इस नए फैसले की एंट्री होती है, जो एक ढाल या सुरक्षा चक्र की तरह काम कर रहा है। जी, एक सुरक्षा चक्र। स्रोत बताते हैं कि एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की गई है, वो इन कंपनियों के नुकसान को लगभग 10 रुपए प्रति लीटर तक कम कर देती है। और इस तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, हाँ, लेकिन कंपनियों ने अपना बेस प्राइस बढ़ा दिया। तो उन्होंने टैक्स कम होने का फायदा खुद रख लिया। तकनीकी रूप से हाँ। नतीजा ये हुआ कि पंप पर जो अंतिम कीमत उपभोक्ता चुकाता है वो वहीं की वहीं रही। रिटेल कीमतों में कोई बदलाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टैक्स कटौती का वो पैसा सीधे उस कीमत के अंतर को भरने में इस्तेमाल हो रहा है। मतलब वो पैसा उपभोक्ता की जेब में जाने के बजाय कंपनियों को बचाए रखने के लिए दिया जा रहा है। बिल्कुल। इसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में एक फाइनेंशियल बफर या वित्तीय सुरक्षा कवच कह सकते हैं। सरकार टैक्स के रूप में होने वाली अपनी कमाई का त्याग कर रही है ताकि कंपनियों को थोड़ा सांस लेने का मौका मिल सके। सही कहा। लेकिन इसी स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प बात है जो मुझे थोड़ी अजीब भी लग रही है। वो क्या? सरकार ने सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ही कम नहीं की है, बल्कि डीजल और एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर एक एक्सपोर्ट लेवी भी लगा दी है। जी, एक्सपोर्ट लेवी लगाई गई है। अब ये बात मुझे थोड़ी खटक रही है। अगर ये कंपनियां पहले ही इतने संघर्ष से गुजर रही हैं, भारत के अंदर उन्हें सही कीमत नहीं मिल रही है, हाँ, अंडर रिकवरी की वजह से, तो अगर वे अपना तेल बाहर के देशों में अच्छे मुनाफे पर बेचना चाहती हैं, तो उन पर एक्सपोर्ट टैक्स लगाकर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डूब रहा हो और उसे बाहर तैरने से भी रोक दिया जाए। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये एक्सपोर्ट लेवी अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी मजबूरी और ऊर्जा सुरक्षा का एक अनिवार्य कदम है। वो कैसे? जरा सोचिए, अगर रिलायंस या नायरा जैसी प्राइवेट रिफाइनरियां या फिर हमारी अपनी सरकारी कंपनियां ये तय कर लें कि घरेलू बाजार में तो हमें नुकसान हो रहा है, तो वो सारा तेल बाहर बेच देंगी। बिल्कुल, वो अपना सारा उत्पादित ईंधन यूरोप या अमेरिका में बेचेंगी, जहां उन्हें पूरी कीमत और भारी मुनाफा मिल रहा है। तो इसका सीधा असर क्या होगा? जाहिर है, देश के सारे पेट्रोल पंप सूख जाएंगे, भारत के अंदर ईंधन की भारी कमी हो जाएगी। एग्जैक्टली। एक्सपोर्ट लेवी का मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि रिफाइनरियों का उत्पादन भारत के अंदर ही रहे। तो उन्हें देश के अंदर ही अपना तेल बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। हाँ, जब सरकार निर्यात पर भारी टैक्स लगा देती है तो कंपनियों के लिए बाहर तेल बेचना महंगा और कम मुनाफे वाला सौदा हो जाता है। अंततः उनके लिए घरेलू बाजार की मांग को पूरा करना ही ज्यादा व्यवहारिक रह जाता है। ये कंपनियों के मुनाफे पर एक कड़वा प्रहार जरूर है, लेकिन देश के परिवहन और अर्थव्यवस्था को चलते रहने के लिए ये एक जरूरी कदम है। बिल्कुल जरूरी है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? सरकार टैक्स के इस पूरे चक्रव्यूह के जरिए ये सब कैसे संतुलित कर रही है? इसे गहराई से समझने के लिए हमें उस पेचीदा प्रक्रिया को देखना होगा जिससे भारत में ईंधन की असल कीमत तय होती है। जी, क्योंकि ये कोई एक सिंगल टैक्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में इसके कई स्तर बताए गए हैं। जैसे कि केंद्रीय टैक्स की ही बात करें तो इसमें बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, फिर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है जिसे SAED कहा जाता है। इसके ऊपर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर और फिर सड़क एवं अवसंरचना उपकर शामिल हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो इन अलग अलग उपकरों या सेस का एक बहुत ही खास राजनीतिक और आर्थिक अर्थ होता है। अच्छा, वो कैसे? केंद्र सरकार बेसिक एक्साइज ड्यूटी के बजाय सेस लगाना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि संवैधानिक नियमों के अनुसार सेस के रूप में जमा किया गया पैसा केंद्र को राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं करना पड़ता।
तो वो सारा पैसा केंद्र के पास ही रहता है। हाँ, ये पूरा पैसा सीधे केंद्र के खजाने में उन विशिष्ट योजनाओं के लिए जाता है जिनके नाम पर वे लगाए गए हैं। ये तो टैक्स के अंदर का एक और अर्थशास्त्र हो गया। और बात सिर्फ केंद्र पर आकर नहीं रुकती। इसके बाद राज्य सरकारों के टैक्स आते हैं, जिन्हें हम वैट या सेल्स टैक्स कहते हैं। जी, वैट, बिल्कुल। और ये एड वैलोरम प्रणाली ही वो तंत्र है जो कीमतों को और ज्यादा अस्थिर बनाती है। श्रोताओं के लिए इस एड वैलोरम शब्द पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब है कि ये टैक्स किसी तय रुपए में नहीं बल्कि प्रतिशत में लगता है, बेस प्राइस और बाकी लागतों के ऊपर। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। नहीं, तो ये तो टैक्स के ऊपर टैक्स का एक पूरा जाल है। अगर इसे गणित के नजरिए से देखें तो राज्य का टैक्स प्रतिशत पर आधारित होने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो तेल का बेस प्राइस बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। और जैसे ही बेस प्राइस बढ़ेगा, बिना कोई नया टैक्स लगाए राज्य सरकारों की कमाई अपने आप बढ़ जाएगी। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो राज्य सरकारों का खजाना प्राकृतिक रूप से भरने लगता है, क्योंकि प्रतिशत के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी बड़ी हो जाती है। और शायद इसीलिए हर राज्य में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। बिल्कुल, इसी वजह से हर राज्य में ईंधन की कीमतें अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग वैट प्रतिशत होता है। इसके अलावा एक डीलर कमीशन भी होता है, जो प्रति लीटर ₹2.50 से लेकर ₹4.50 के बीच तय होता है। पेट्रोल पंप के मालिकों का खर्च इसी से निकलता है। लेकिन इन सबके केंद्र में जो सबसे अहम चीज है वो है कीमत तय करने का फॉर्मूला, जिसे ट्रेड पैरिटी प्राइसिंग या टीपीपी कहा जाता है। जी, टीपीपी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, भारत तो अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है ना कि बना बनाया पेट्रोल या डीजल। बिल्कुल, हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं। तो फिर ये टीपीपी फॉर्मूला कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रणाली है। देखिए, क्योंकि हम मुख्य रूप से कच्चा तेल आयात करते हैं और उसे अपने देश की रिफाइनरियों में साफ करके पेट्रोल डीजल बनाते हैं, इसलिए कीमत तय करने के लिए एक बेंचमार्क की जरूरत होती है। ओके। टीपीपी फॉर्मूला एक काल्पनिक आयातित कीमत पर काम करता है। काल्पनिक कीमत? हाँ, ये मानकर चलता है कि अगर हम भारत में रिफाइनिंग करने के बजाय तैयार पेट्रोल या डीजल सीधे विदेश से मंगाते तो वो हमें कितने का पड़ता। एक मिनट, मतलब हम एक ऐसी चीज की कीमत का अनुमान लगा रहे हैं जो हम असल में उस रूप में खरीद ही नहीं रहे हैं। हाँ, लगभग ऐसा ही है। इस फॉर्मूले में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तैयार ईंधन की कीमतें, समुद्र के रास्ते माल ढुलाई का खर्च जिसे फ्रेट कहते हैं, बीमा का खर्च और बंदरगाह पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी सब कुछ शामिल कर लिया जाता है। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, लेकिन इस पूरी काल्पनिक गणना से जो आंकड़ा निकल कर आता है वही वो बेंचमार्क है जिसके आधार पर भारत में रिफाइनरियों के लिए ट्रेड पैरिटी प्राइस तय होती है। और यहाँ कहानी में असल ट्विस्ट आता है। जी, इसी टीपीपी फॉर्मूले की कार्यप्रणाली को गहराई से समझने के बाद हमारी स्रोत सामग्री में छिपी सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। एक ऐसा तकनीकी अंतर जो इस पूरी अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। स्रोत में अंडर रिकवरी और वास्तविक नुकसान या एक्चुअल लॉस के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी लकीर खींची गई है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम वित्तीय घाटे को परिभाषित कैसे करते हैं। अर्थशास्त्र में शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। हाँ, जब हम कहते हैं कि पेट्रोल पर 26 रुपए और डीजल पर 81 रुपए की अंडर रिकवरी है, तो आम धारणा ये बनती है कि कंपनी हर लीटर पर अपनी जेब से इतना पैसा जला रही है, जो कि सच नहीं है। वही तो, अगर ऐसा होता तो ये कंपनियां 1 महीने भी नहीं टिक पाती। लेकिन स्रोत बताता है कि ऐसा नहीं है। अंडर रिकवरी सिर्फ उस अनुमानित बाजार कीमत के मुकाबले होने वाली कमी है जो उस काल्पनिक टीपीपी फॉर्मूले ने तय की है। सही कहा। असली नुकसान या एक्चुअल लॉस तो तब होता है जब बेचने की कीमत तेल को असल में खरीदने और रिफाइन करने की कुल लागत से भी नीचे चली जाए। इसे एक संख्यात्मक उदाहरण से समझते हैं जिससे श्रोताओं को यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए भारत के अंदर किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को विदेश से कच्चा तेल मंगाने, उसे अपनी रिफाइनरी में प्रोसेस करने और पेट्रोल बनाने में कुल लागत 50 रुपए प्रति लीटर आती है। ठीक है, 50 रुपए उनकी अपनी लागत है। जी, ये उनकी वास्तविक लागत है। लेकिन टीपीपी फॉर्मूले के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानकों को देखते हुए उस पेट्रोल की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए। ओके, अब अगर वो कंपनी सरकार के दबाव में आम जनता को वो पेट्रोल 75 रुपए में बेच रही है, तो 100 रुपए के मुकाबले उसे 25 रुपए की
अंडर रिकवरी हो रही है। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार वाला मुनाफा नहीं कमा पा रही। बिल्कुल, लेकिन उसकी अपनी असली लागत तो सिर्फ 50 रुपए ही थी। एग्जैक्टली। इसलिए 75 रुपए में बेचने पर भी वो अपनी जेब से पैसे नहीं गंवा रही है, वो 25 रुपए का मुनाफा तो अभी भी कमा रही हैं। हाँ, बस वो अपना संभावित मुनाफा या पोटेंशियल प्रॉफिट खो रही हैं, जो उसे एक खुले वैश्विक बाजार में मिलता। ओ माय गॉड, मतलब ये कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तकनीकी रूप से अभी भी ऑपरेशनल मुनाफे में हो सकती हैं। और ये अंतर ही इस पूरे परिदृश्य की कुंजी है। ये सच है कि कंपनियां भारी दबाव में हैं, उन्हें वो भारी भरकम मुनाफा नहीं मिल रहा जिसकी वे उम्मीद करती हैं, जिसकी उन्हें भविष्य के विस्तार के लिए जरूरत भी होती है। हाँ, लेकिन वो शायद उतनी बुरी तरह से खून नहीं बहा रही हैं जितना कि अंडर रिकवरी शब्द सुनकर लगता है। जब तक उनकी अपनी रिफाइनिंग की लागत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क से कम है, तब तक वे खड़े रहने में सक्षम हैं। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। बिल्कुल, यही कारण है कि वास्तविक नुकसान और अंडर रिकवरी को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई ये कटौती ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक जीवनदायिनी की तरह काम कर रही है। जी, एक बहुत बड़ा सहारा है ये। सरकार ने टैक्स के रूप में अपने राजस्व की बलि दी ताकि इस प्राइस कैप को सोखा जा सके और कंपनियों की बैलेंस शीट को थोड़ा सहारा मिले। और इसका नतीजा ये हुआ कि तेल कंपनियां अपना काम जारी रख पा रही हैं। पूरे देश में ईंधन की निर्बाध सप्लाई बनी हुई है और सबसे बड़ी बात, आम जनता को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता और महंगे कच्चे तेल के उस भयानक झटके से बचा लिया गया है जो घरेलू बजट से लेकर पूरे देश की महंगाई दर को तबाह कर सकता था। बिल्कुल, इस पूरी व्यवस्था को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक नीतिगत फैसला एक ही समय में उपभोक्ता को बिना एहसास कराए पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त होने से बचा सकता है। हम अक्सर चीजों को बहुत ही सीधे नजरिए से देखते हैं ना, कि टैक्स कम हुआ तो कीमत कम होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कितने जटिल पहियों को एक साथ घुमाना पड़ता है। हमने आज शुरू में पेट्रोल पंप के उस चमकते हुए डिजिटल बोर्ड की बात की थी। हाँ, जो एक पैसे भी नहीं बदला। बिल्कुल, बाहर से देखने पर वो एक निराशाजनक दृश्य लग सकता है कि टैक्स कटौती के बावजूद सस्ता पेट्रोल नहीं मिला, लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण के बाद उस बोर्ड को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। वो कैसे? वो अब एक ठहरा हुआ नंबर नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच नजर आता है। वो नंबर बताता है कि कैसे एक अदृश्य आर्थिक संकट को दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया है। बहुत खूब कहा आपने, लेकिन ये पूरी स्थिति अर्थशास्त्रियों के लिए एक बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? अगर ये बात साबित हो चुकी है कि हमारी घरेलू रिफाइनिंग की वास्तविक लागत टीपीपी के वैश्विक बेंचमार्क से काफी कम है, जैसे हमने 50 रुपए वाले उदाहरण में देखा, तो हम अपनी घरेलू ईंधन की कीमतों को तय करने के लिए पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मूले पर ही निर्भर क्यों हैं? ये तो सोचने वाली बात है। अगर भारत अपनी रिफाइनरियों में वैश्विक मानकों से ज्यादा कुशलता से और सस्ते में कच्चा तेल रिफाइन कर सकता है, तो उसका सीधा फायदा अंततः भारत के उपभोक्ता को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की नीतियों की दिशा तय कर सकता है। जब हम अपनी क्षमता से सस्ता उत्पादन कर सकते हैं, तो क्या आने वाले समय में हमें इस पूरी प्राइसिंग मॉडल को बदलकर एक नया भारतीय मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, एक ऐसा मॉडल जो काल्पनिक आयातित कीमत के बजाय हमारी अपनी वास्तविक लागत पर आधारित हो। अगर ऐसा कोई बदलाव भविष्य में होता है तो वो न सिर्फ तेल कंपनियों के मुनाफे को देखने का नजरिया बदल देगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक ऊर्जा झटकों से हमेशा के लिए सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। श्रोताओं के लिए यह सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। अगली बार जब भी पेट्रोल पंप पर उस डिजिटल बोर्ड पर नजर पड़े, तो उस स्थिर नंबर के पीछे चल रही इस पूरी अदृश्य मशीनरी, अंडर रिकवरी के गणित और टैक्स के सुरक्षा कवच के बारे में जरूर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही रोचक विषय है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। विचार करते रहिए और गहराई में उतरते रहिए।